नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिरीष काशीकर। आज भारत मंथन के इस एपिसोड में हम एक नए पुस्तक के साथ और एक नए अतिथि विशेष के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं पहले हमारे अतिथि श्रीमती श्रुति आर्णेराव का परिचय करा दूं। श्रीमती श्रुति आर्णेराव एकेडमिशियन हैं, अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हाल ही में शुरू हुए धरोहर स्कूल में आप पढ़ाती हैं, जहां पर एमए इन हिंदू स्टडीज़ का कोर्स आप चला रही हैं और भी भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के कई सारे कोर्सेज आपके अंडर वहां पर चल रहे हैं। मेरे साथ हमारे भारत मंथन के ट्रस्टी श्री अलकेश भाई पटेल भी आज के कार्यक्रम में हैं। आपका स्वागत है अलकेश भाई। आज का हमारा जो चर्चा का विषय जो पुस्तक है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं उसी पुस्तक में दिए गए एक कोट को पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद मैं पुस्तक के बारे में आपसे बात करूँगा। वर्ल्ड बैंक का 2003 का एक रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर डेटाबेस जो है उसमें ये कोट दिया गया है। मैं उस कोट को पढ़ता हूँ। आई कोट, टॉकिंग अबाउट हिंदू होलोकॉस्ट हैज़ बीन अ टेबू. The process of Islamization has left more than 3 million Hindu dead and another 49 million missing in a matter of only a few decades in what became Bangladesh. This is more than the population of over 160 nations. आपको ये सुनकर शायद आघात लगा होगा, पर यह वास्तविकता है और ऐसी कई सारी वास्तविकताओं का परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक है बंगाल्स हिंदू होलोकॉस्ट, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स आफ्टरमैथ। सब्यसाची घोष दस्तीदार इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। आज हम इस पुस्तक के कंटेंट्स के बारे में और इस पुस्तक के साथ जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें उसके बारे में बातचीत करेंगे, पर हमारा बातचीत का दौर जो है वो श्रीमती आर्णेराव के ऊपर रहेगा। वो इस पुस्तक को पढ़ चुकी हैं, उसका एनालिसिस भी आपने किया है। तो मैं अब मिसेस आर्णेराव को विनती करूंगा कि वो इस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी दें। जी, तो जैसे आदरणीय काशीकर जी ने बताया, ये पुस्तक जो है बंगाल्स हिंदू होलोकॉस्ट, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स आफ्टरमैथ, ये पुस्तक के बारे में पढ़कर उसके ऊपर विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ भारत मंथन ने मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है तो उसका मुझे इसीलिए आनंद होता है कि हम जो चीज़ें जानते ही नहीं थे आज तक, वो सब चीज़ें, वो सब घटनाएं और उसका डेटा डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इस पुस्तक में रखा गया है। यानी ये जो लेखक है पूरा नॉन फिक्शन है, यानी कि तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। सब्यसाची दस्तीदार ने उनका पूरा प्रोजेक्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट, वो उन्होंने चलाया ISPDP करके, और बहुत सारे स्कॉलर्स इसके पीछे लगे। उन्होंने नॉट ओनली इन बांग्लादेश, यानी पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के अलावा जितने लोग, यानी जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, बंगाली लोग हम जानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग पहले से ही रहा है, हमारी फ्रीडम मूवमेंट में भी काफ़ी उनका योगदान रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब पार्टीशन के समय पर विश्व के विभिन्न देशों में ये लोग गए, जैसे कि ये लेखक जो है वो खुद अमेरिका में है, न्यूयॉर्क की एक स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। बाकी भी उन्होंने 5-6 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने पढ़ाने का काम किया है, और उनका बहुत, जिसको हम बहुआयामी कहते हैं, उस तरीके का उनका व्यक्तित्व है। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट चला के पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया। उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी है और मोर देन 150 आर्टिकल्स लिखे हैं, वो रिसर्च बेस्ड है। तो जो भी तथ्य यहाँ पे मिलते हैं हमें, उसकी ये पुस्तक जो है आप देख सकते हैं कि उसमें ओनली 259 बुक जो है पेजेस, हाँ 270 पेजेस जो है, ये पूरा कंटेंट है।
और उसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है, इट इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑफ दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफी, एविडेंसेस, फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग। तो हर एक चीज़, हर एक घटना जिसका उन्होंने वर्णन किया है इस पुस्तक में, वो सब डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है। उन्होंने सोर्सेज जो है उनके, वो उन्होंने पढ़ी हुई बुक्स, यानी इन्हीं के जैसी जो फैक्ट के आधारित बुक्स है, वैसी बुक्स है, आर्टिकल्स है, स्पीचेस है, प्रेजेंटेशंस है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के आर्काइव्स वगैरह में जो डेटा मिलते हैं उनके आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। यानी इसमें जो भी माहिती हमें मिलती है उसके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। यानी इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ कल्पना के आधार पर लिखी गई है। तो इसलिए ये पुस्तक जो है हमें सभी को, यानी भारत का हर एक जो देश प्रेमी है उसको अपना सच्चा इतिहास पढ़ने के लिए इसको पढ़ना ही चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये केस स्टडी है, लेखक ने इसके पीछे 20 से 30 साल गंवाए हैं जो लोगों को मिले हैं। यानी कि वो खुद तो इस बंगाल के नेटिव थे, उनको भी अपना घर छोड़ा पड़ा, उनके खुद के घर के फोटोग्राफ्स भी है इसमें, उनके फैमिलीज और उनके जैसे मैंने जैसे बोला देश विदेश में रहते हुए अनेक जो लोग हैं उनको उन्होंने मिलके और उनसे फैक्ट्स और बिना जो विटनेस रहे इस पार्टीशन के और ये हॉलोकॉस्ट के। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हॉलोकॉस्ट माने क्या। तो हम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, जब हिटलर ने एक्सटर्मिनेशन कैंप में लाखों लोगों को भून दिया, मार दिया, गैस चैम्बर में भर के मारा, तो उनके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, पूरे विश्व में हुआ और लोगों ने उसको माना, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। लेकिन ऐसा भारत के पार्टीशन के बारे में नहीं हुआ। फिर भी जैसे मानते हैं तो पाकिस्तान का पार्टीशन है, वेस्ट पाकिस्तान के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई, उसके ऊपर फिल्में भी बनी, जैसे पिंजर बनी, जो अमृता प्रीतम ने उसका फिक्शन जो लिखा था उसके ऊपर बनी। फिर ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई। तो ऐसा साहित्य भी वेस्ट पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, ईस्ट पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ तो उसके बारे में नहीं लिखा गया। इस पुस्तक में लेखक जो कहते हैं वो शुरू करते हैं पूरी घटना की 1905 से लेके जब बंग भंग की पूरी जो मूवमेंट चली और जिसके पीछे ब्रिटिशरों का बहुत बड़ा हाथ था। फिर उसके बाद वो आते हैं 1946 में जो नोआखली का कांड हुआ, यानी दंगा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और उस टाइम पे जिसको बोलते थे कलकत्ता ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, तो उसके बारे में भी पूरा ब्यौरा उन्होंने इसमें कवर अप किया है और पूरा ऑब्जेक्टिवली लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक खुद अपना सब कुछ वहाँ गंवा के आए थे और बंगाल की स्थिति, और जो 20 पुस्तक लिखे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक उन्होंने लिखा है, आई बंगाल ओई बंगाल, दैट मीन्स दिस बंगाल एंड दैट बंगाल। तो उसमें भी उन्होंने पूरा बंगाल का हिस्ट्री और जैसे जैसे जो चेंजेस आए बंगाल में, जियोग्राफिकल चेंजेस आए, डेमोग्राफिकल चेंजेस आए और बाकी जो जो भी बदला, उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है कि कौन से एरिया के नाम कैसे कैसे बदले गए। जैसे कि जयदेवपुर था, तो जयदेवपुर जो जयदेव कवि थे उनके बेसिस पे वो स्थान का नाम तय हुआ था। और ऐसे ही जो जो हिंदू नाम थे वो बदल के, जैसे कि गाजीपुर हो गया, तो गाजीपुर का नाम क्यों बना, और वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान के या वेस्ट पाकिस्तान के या इस्लाम के बहुत बड़े जो भी लोग थे उनके ऊपर ये नाम रखे गए। नाम रखना यानी उसके पीछे उसका पूरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। जैसे गाजी हम में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन गाजी का अर्थ ही होता है कि गाजी वही आदमी कहलाता है, वही जो अपने मुग़ल साम्राज्य है उसके पहले जो भी टर्क्स आए उन्होंने काफ़ी लोगों यानी कि हिंदुओं को, यानी नॉन मुस्लिम्स को, जितने लोगों को मारा उसकी संख्या तय होती थी कि कम से कम 10,000 हिंदू हो, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को जिसने मारा है वो गाजी कहलाता था। तो इस तरीके से पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन बंगाल का हुआ वो इसमें भी आता है, उस पुस्तक में भी आता है। वैसे बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, हमारा तो अभी फोकस पॉइंट इसी के ऊपर है। लेकिन ये पुस्तक को समझने के लिए 4-5 जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने फ्रिक्वेंटली यूज़ की, एक वो आता है वो पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है दंगा, तबाही और पूरा डिस्ट्रक्शन।
प्रोग्राम नहीं है, PROGROM प्रोग्राम है। फिर जेनोसाइड शब्द फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है और टाइटल में ही हॉलोकॉस्ट आता है। तो इन सभी और एथनिक क्लेंजिंग, तो इन सभी शब्दों का अर्थ ये है कि किसी एक जाति या धर्म के आधारित लोगों का पूर्णपणे उसका विनाश करना। और यही सब हुआ, बंगाल में हुआ, उसी का ये थीम लेके वो आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया 1905 में जो बंग का मूवमेंट चला वो, उसके बाद नवाखाली का जो प्रोग्राम हुआ वो, और उसके बाद 1947 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, और उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश बना, यानी ईस्ट बंगाल जो था उसको, उसका जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो लोग कहते थे। तो इसमें भी यही घटनाएं हुई कि पूरे हिंदुओं को टारगेट बनाना है। और कुछ कुछ घटनाएं उन्होंने जो जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें से जो ये पूरा गवर्नमेंट का, जिसको हम उस समय पर जो आवामी लीग थी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर ये सुहार्णवर्दी उनका बहुत बड़ा भूमिका इसके पीछे रही। तो इन लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वे से ये जो पूरा उनका प्रोजेक्ट था उसको अंजाम दिया। तो कुछ कुछ मुझे लगता है कि कुछ एपिसोड्स उसमें से जो है, जैसे काशीकर जी ने बताया, वैसे 3 मिलियन यानी 30 लाख पीपल दे वर किल्ड। और उस टाइम पे 1971 में जो रेफ्यूजीज आए वो इट इज़ द नंबर इज़ 10 मिलियन और मोर देन दैट। इसमें पूरे उन्होंने ट्राई किए है कि वो इस फिगर्स को जस्टिफाई करें, और उसके उन्होंने गवर्नमेंट का डेटा भी यूटिलाइज़ किया। लेकिन हम भी मानते हैं और जानते हैं कि गवर्नमेंट का डेटा भी कभी कभी कम ही दिखाता है। तो ये जो नंबर्स दिए गए उससे ज़्यादा ही कुछ ये घटनाएं, कैजुअलिटीज़ हुई थी उस समय पे। 10 या मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोग जो विस्थापित हुए, उसमें से 80% हिंदू थे, 15% मुस्लिम थे और 5% क्रिश्चियन थे। और 30 लाख पीपल, 3 मिलियन टोटली, ये जो 1947 से लेके 75 तक 71 तक जिनका हत्याएं हुई, ये जो है उसमें भी हिंदू लोग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि द नंबर इज मेंट फॉर ऑल, ये टोटली टारगेटेड जो थे लोग हिंदू थे। तो 1947 में भी जो घटनाएं बनी, इसमें से कुछ घटनाओं का मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ढाका के पास एक गांव है हरिहरपुरा, और वहाँ पे एक रात में पहले तो उन्होंने कुछ 21 लोगों को मारा, हिंदुओं को, टारगेटेड हिंदुओं को। घर पे जाके नॉक करके घर खोलना है, उसमें बहुत बड़े बड़े बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे। ऐसे बहुत सारे नाम है, डेटा है, हर एक का अलग अलग। लेकिन एक लेडी थी जो गरीब थी, मजदूर परिवार की थी, उसका नाम था ब्रिजबाला देवीनाथ। तो ब्रिजबाला देवीनाथ के हस्बैंड को, यानी देवीनाथ को तो उन्होंने पहले से ही मार दिया था। फिर ब्रिजबाला को कहते थे कि उसका बहुत बड़ा घर वगैरह था वहाँ पे और खेत था, तो उसको बोला कि आप भी छोड़ के जाओ। तो वो महिला जो थी वो थोड़ी अपना घर छोड़ के जाके, और वो बोले थे कि मैं कहाँ जाऊँ। पूरा एक जो चैप्टर है, 2nd चैप्टर, उसका नाम ही यही है कि वेयर कैन माई पीपल गो, हमारे लोग जाए तो जाए कहाँ, बांग्लादेश छोड़ के, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं वो अब कहाँ जाएंगे। तो ये गांव के लोग पूछते थे, जो भी ऐसे लेखक जैसे स्कॉलर्स जाते थे, जर्नलिस्ट जाते थे, तो उनको बताते थे कि हम जाए तो कहाँ जाए। तो वो लेडी ने मना किया। तो हरिहरपुरा के पास में ही नदी थी, देखिए यहाँ पे रिवर गंगा जिसको हम पवित्र मानते हैं, इसका इन लोगों ने कैसे उपयोग किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस लेडी को, उसके जो बालक थे 3-4, सबको उनको उठा के ले गए पाकिस्तान आर्मी के लोग, और नदी पे जाके उसके पास, घर से जब वो घर खाली करवाया तब उसके पास जो खाली ड्रम थे, यानी वो जो पीप थे, उसको लेके उसको वहाँ ले गए। तो 3 बड़े बड़े ड्रम में उन लोगों को काट के उसमें भर के, नदी की जो ड्राई एरिया था तब पानी नहीं था, उसमें उन्होंने उसको बरी कर दिया। फिर जब फ्लड आया तब वो ड्रम्स जो थे वो बाहर निकले,
तब ये सब पूरा जो वाकया है वो सबके ध्यान में आया कि ये घटना ऐसे हुई थी और इसका ऐसे मिला पूरा। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ढाका के ही पास एक रामन्ना करके गांव था, वहाँ पे काली टेम्पल था, बहुत बड़ा टेम्पल था। उसका शिखर उस टाइम पे कलकत्ता में शायद सबसे हाइट वाला उसका गुंबज था। और ये मंदिर ऐसा कहा जाता है कि 10th सेंचुरी में बना था, 14th सेंचुरी में उसको फिर से किसी राजा ने रिनोवेट करवाया था और इसको इन लोगों ने ध्वस्त किया 1971 में। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस पुस्तक में दिया गया है, जिसमें उस मंदिर के पास एक मठ था, माँ आनंदमयी का मठ था, और उसमें काफ़ी संत लोग यानी हमारे साधु संत रहते थे, पुजारी रहते थे, कुछ महिलाएं थी और कुछ परिवार भी रहते थे। सब मिला के 100 से ज़्यादा लोग इस मंदिर के परिसर में रहते थे। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने सीधा जाके रात में इनके ऊपर अटैक कर दिया, पूरा धावा बोल दिया। तो सब लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लेडीज़ थी जो समझती थी कि ये लोग मानेंगे कि हिंदू है तो हमें मारेंगे ही मारेंगे, तो वो अपने वो जो कॉन्च शेल की जो बैंगल्स पहनती है वाइट, खास करके बंगाल में रेड और वाइट कलर की, उसको तोड़ने लग गई। अपने सिंदूर जो लगाया हुआ था वो निकालने लगी, मान के कि शायद हम बच जाए, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। पूरा मंदिर के ऊपर बम फेंके, उसको ध्वस्त किया और बाकी सभी लोगों को मार दिया। अब एक यूएस सेनेटर थे, एडवर्ड, क्या नाम है उनका, उन्होंने ये सब लिखा है अपने पूरे डॉक्यूमेंटेज में कि ये सब ऐसे हुआ, घटना ऐसे हुई। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे हिंदू लोगों ने कभी भी ये हाईलाइट नहीं किया, ये घटनाएं कभी बाहर नहीं आई, किसी जर्नलिस्ट ने इसको कहने का प्रयत्न नहीं किया, या यूएन में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बातें होती, कहाँ किसी भी लीडर ने, कांग्रेस के किसी भी लीडर ने उस टाइम पे या कम्युनिस्ट लीडर ने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी लेखक थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर लिखा है उन्होंने, चैप्टर 3, पूरे एक एक एपिसोड को इसमें इसका वर्णन है। जैसे मैंने बताया रामन्ना टेम्पल, और ये लेडी जो थी ब्रिजबाला, एक जगदीशपुरा करके गांव था, तो वहाँ ये जो सेनेटर है, तो उनकी टीम पूरी वहाँ गई थी। उन्होंने बंगाल के, इस बंगाल के 36 विलेजेस का दौरा किया, और हर एक गांव में उन्होंने वर्णन लिखा है कि हर एक गांव में घर जो थे उस समय पे आफ्टर 1971, तो पूरे घर जले हुए थे, खेत जले हुए थे, यहाँ वहाँ कुछ जो छोटे छोटे जो सिटीज़ जैसे थे, तो वहाँ तो रोड पे चलने की जगह नहीं थी, हर जगह डेड बॉडीज पड़े हुए थे। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन पढ़ के हमें लगता है कि क्या इनके साथ जो विभीषिका हुई वो हृदय दहला देने वाली हुई, और फिर भी उसका कहीं भी रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले लेखक कहते हैं कि एक तो बांग्लादेश में तो सेंसरशिप लगी हुई थी, दूसरा ये है कि हमारे लोग यानी हमारे जर्नलिस्ट या लीडर्स भारत में, उन्होंने भी उस समय की सरकारों ने इसके ऊपर बैन लगा के रखा था, यानी सेंसर होते थे न्यूज़, कुछ बाहर नहीं आता था। फिर वो जो खुद विक्टिम्स थे वो अपना देश, अपना गांव छोड़ छोड़ के बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने भी ये कहीं भी शेयर करने का उचित नहीं समझा, या शायद उन्होंने समझा कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, तो उन्होंने किसी के सामने ये बातें नहीं की। शायद डर भी था उनके मन में, तो ये बातें कहीं भी निकल के बाहर ही नहीं आई। तो सेल्फ सेंसरशिप थी। और मुझे लगता है कि जैसे कॉनरेड एल्स ने पूरा एक पुस्तक लिखा है नेगेशनिज्म पर, और एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है रिडक्शनिज्म। तो हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी हृदय विदारक घटना हुई, यानी जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं उनमें से किसी ने भी हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी भी बात नहीं करी, आज भी नहीं करी, इस पूरी घटनाओं के दरमियान भी कभी नहीं हुई। तो इसका कारण है रिडक्शनिज्म। हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, तो वो बहुत छोटा था या तो नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये एक अप्रोच इनके साथ, हमारे साथ हमेशा होता रहा है, तो ये बात हमें ध्यान में आनी चाहिए। तो ये इसको हमें ध्यान में रख के इस चीज़ों को
हाईलाइट करके, यानी इतिहास को कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वो स्केलेटन इन द कपबोर्ड करके निकाल रहे हैं, इन लोगों का ऐसा एजेंडा होता है, ऐसा भी कुछ बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तथ्य जो है ये हमारे सामने आएंगे तो ये हिस्टोरिकल ट्रूथ्स है, इसमें कहीं भी कोई कल्पना का या तो फिक्शन का कोई एलिमेंट नहीं है। तो एक डेटा भी, डेमोग्राफिक चेंजेस जो है उसका डेटा हमें थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि 1941 में बांग्लादेश में, यानी कि ईस्ट बंगाल में, तब जब ये हादसे होना शुरू हो गए थे तो 4.20 मिलियन लोग थे, यानी 4 करोड़ और 20 लाख लोगों की टोटल पॉपुलेशन थी, और इसमें 28% हिंदूज थे, यानी कि मोर देन 11 मिलियंस, दैट इज 1 करोड़ और 10 लाख से ज़्यादा हिंदूज थे। वो धीरे धीरे 61 में, 74 में और 81 में आके ये जो परसेंटेज वाइज अगर डेटा देखें तो इट इज़ लेस देन नाउ 8%। तो हिंदू इतने सारे उसी टाइम पे 71 में मोर देन 25 लाख, यानी 2.5 मिलियन हिंदूज लापता थे। किलिंग्स कितनी हुई इसका तो डेटा हमें मिल चुका है। तो ये जो 4 हॉलोकॉस्ट हुए, यानी मेजर 4 घटनाएं हुई, इसमें से सबसे पहले जैसे मैंने बताया वैसे 1943 में, एक ये बात भी करने की रह गई पहले से ही कि 1943 में जिनको बंगाल के लोग अपनी बंगाली भाषा में बोलते हैं मनुष्यकृत दुर्भिक्षो, यानी कि ब्रिटिशरों ने उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्टिफिशियली फेमाइन क्रिएट किया, यानी लोगों को मरने दिया, और वो उसमें भी काफ़ी लोग मर गए। तो सबसे पहला हॉलोकॉस्ट, और इसके लिए आज तक किसी भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को न यूएन से कोई सजा हुए, न उसके ऊपर कोई खटला चला है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरने देने के लिए ये लोग जिम्मेवार थे, और फिर भी कोई एक्शन आज तक उनके ऊपर लिया नहीं गया। दूसरा, जैसे हमने बताया 1946 में नोआखली का जो कांड हुआ और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता था कि पुरुष अगर है कोई, पता चलता है कि या तो डाउट जाता है कि हिंदू हो सकता है, तो पब्लिकली बिल्कुल शेमलेस की वो देखा जाता था कि वेदर ही इज सर्कमसाइज्ड और नॉट, और फिर उसका किलिंग होता था। और अगर लेडीज़ है तो उनको बोलने के लिए मजबूर किया जाता था कि आप ये क्या कहते हैं, कलमा पढ़ो। तो वो अगर कलमा नहीं पढ़ सकती है तो उसके साथ आप जानते हैं वैसे ही रेप हो सकता है, और आफ्टर ऑल उसकी डेथ हो सकती है। हज़ारों स्त्रियों को ज़बरदस्ती इस्लामिक बनाया गया, पुरुषों को तो मार ही देते थे, उनको भी कन्वर्जन अगर करते हैं तो जिंदा रह सकते थे, बाकी नहीं। लेकिन लेडीज़ को ज़्यादातर उन्होंने उठाया और उनका अपहरण करके या तो उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई, या तो रेप किया, या तो उनका भी मर्डर हुआ। तो ये जो जगदीशपुर करके मैंने बोला गांव है, छोटा सा गांव था, उसमें एक तालाब था, तो उस तालाब के अंदर मोर देन 100, वो जो यूएस सेनेटर थे एडवर्ड करके, उनको ये मिला 100 डेड बॉडीज़ वहाँ पे मिले उनको। तो ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं थी। एक बहुत बड़ा एपिसोड मुझे लगता है कहना चाहिए, वो है गंगा नदी के किनारे एक जो रिवर है, भैरव नदी बोलते हैं, और उसके ऊपर एक भैरव रिवर ब्रिज, उसके फोटोग्राफ्स भी इस बुक में दिए गए हैं। आज तो वहाँ बांग्लादेश में भैरव रिवर ब्रिज के पास में ही बगल में एक रोड भी बन गया। उस टाइम पे सिर्फ ये रिवर ब्रिज था। और जैसे गंगा रिवर का, नदी का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया, तो एक तो हिंदू लोग जो है वो क्रिमेट करते हैं, यानी कि अग्नि संस्कार करते हैं डेड बॉडीज़ का, वो करने नहीं देते थे। एक पाकिस्तान की ऑयल की कंपनी का एक गोडाउन था इस रिवर के ऊपर, तो वहाँ जैसे एक्सटर्मिनेशन कैंप नाजी जर्मनी में इसने हिटलर ने बनाए थे, वैसे ही कैंप की तरह इस गोडाउन का उपयोग किया जाता। जितने भी हिंदू थे उनको लाके उनको वहाँ मारना है और फिर नदी में उसको काट के छोड़ देना है। एक मेथड इनकी मेथोडोलॉजी थी, एक तो ड्रम में भर के फेंकना है नदी में, या तो डायरेक्टली मारना है, या तो रस्सी से बांध के 20-25 लोगों को शूट करते थे, या तो जैसे इस्लाम में होता है वैसे सर तन से जुदा करके काट के फिर उनको डाल देते थे।
ये भैरव रिवर ब्रिज का यही इस्तेमाल हुआ कि 1971 में जितने भी रेफ्यूजीज़ वहाँ से भाग के निकल के वहाँ से सिटीज़ से आते थे, इंडिया आने के लिए आते थे, तो उस रिवर ब्रिज पे वो ट्रेन को रोक देते थे। हर एक ट्रेन को इस रिवर ब्रिज पे रोका जाता था और फिर हिंदुओं को बाहर, यानी हिंदू ही थे ज़्यादातर भाग के आने वाले, तो उनको निकाल के या तो रस्सी से बांध के उनको धड़ाधड़ काट के फिर नीचे डाल देना है। और फिर ये ट्रेन जो भर के निकली थी बांग्लादेश से, वो जब इंडिया आती थी, कलकत्ता पहुंचती थी, तो वो ट्रेन खाली रहती थी। तो यू कैन इमेजिन कि 2000-2500 की संख्या में जितनी भी ट्रेन आती थी वो सब का किलिंग होता था। तो ये ऐसी बहुत सारी अत्याचारी घटनाएं इनके साथ हुई। इनका बहुत सारा वर्णन एक एक व्यक्ति के नाम के साथ, एक एक फैमिली के साथ, उनके पूरे बैकग्राउंड के साथ, और ये जिनकी जिनकी भी सत्य कहानी है वो किसने नरेट करी, कहाँ पे लिखी हुई है, उसका पूरा ब्यौरा इस पुस्तक में है। तो जैसे मैंने बताया वैसे 1947, 1971 और 1946 ये 3, और इसके अलावा जो ब्रिटिशरों के जो अत्याचार हुए, तो ये 4 हॉलोकॉस्ट जिसको हम कहते हैं, या तो लेखक ने उसको हॉलोकॉस्ट इसीलिए कहा है कि all these tortures and torments were similar to the things which were done by Hitler in Germany। तो जर्मनी में ये जो हुआ इसी की जैसी घटना यहाँ पे हुई। फिर भी वो हॉलोकॉस्ट पूरी विश्व ने जाना माना, उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके ऊपर क्षमा भी मांगी गई, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, यूएन में भी हुआ। लेकिन भारत का ये जो हॉलोकॉस्ट है वो आज तक अनजान है, लोग ज़्यादा जानते नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं। तो आपकी बात से और जैसे पुस्तक के है, तो मैं एक बात मुझे लगता है दर्शकों को भी स्पष्ट होनी चाहिए कि ये पूर्व बंगाल में जो हुआ, जो पार्टीशन के बाद पूरा जो पाकिस्तान बना था और जो पूर्व बंगाल था, तो वहाँ के हिंदुओं के, पश्चिम बंगाल जो अभी हम हमारे भारत में है, उसमें वो दोनों जगह के ये जो, हाँ वास्तव में वही पूछना चाहता हूँ कि हाँ, तो दोनों के जगह इस तरह से हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता था। जी, वेस्ट बंगाल का भी आता है, लेकिन ज्यादातर उसका जो घटनाएं जो है वो ईस्ट बंगाल से जो रेफ्यूजीज आए उनके साथ ईस्ट बंगाल में क्या हुआ और यहाँ आने के बाद भी क्या हुआ वेस्ट बंगाल में। अच्छा, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, ठीक है। और वेस्ट बंगाल जैसे हम जानते हैं, वैसे ज्यादातर जो बुद्धिजीवी है वो या तो लेफ्ट लिबरल है या तो कम्युनिस्ट है। तो वो इनके बारे में न बोलना चाहते, न इस विक्टिम्स को, यानी ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ हिंदुओं के साथ उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहते और उसको सपोर्ट भी किसी तरह का उनको नहीं मिला। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य का उन्होंने उपयोग किया है कि इट्स नॉट जस्ट हिंदूज but the religious minorities including Hindus. Yes. So there were Bohs also, Christians were there, and he uses one more word, secular Muslims. सेक्युलर Right. मुस्लिम They were also killed. उसका पूरा लिस्ट दिया है कि जो प्रोफेसर्स थे, मुस्लिम राइटर्स थे, जैसे तस्लिया नसरिन का नाम तो हमने सबने सुना है, लेकिन वैसे ही राइटर थे कि जिन्होंने अपने बच्चों के नाम हिंदू रखे थे, तो उनको भी मार दिया गया। और वैसा पूरा एक, जैसे मुस्लिम्स में भी लिबरल्स हो सकते हैं, वैसे लिबरल्स कि जो बंगाली कल्चर को मानते थे और अपनाते थे, ऐसे लोगों का भी मर्डर्स इसमें हुआ। उसका भी एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। वो भी मैंने इंग्लिश किया है, लेकिन वो समय की पाबंदी की वजह से हम सभी नहीं कर सकते। धन्यवाद श्रुति जी। आज आपने एक बहुत ही दर्दनाक दस्तावेज जो है हिस्ट्री का, उसके बारे में हमें इतने विस्तार से बताया। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं विनती करना चाहूँगा कि भारत मंथन जो हमारा ट्रस्ट है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में अलकेश भाई आपको थोड़ी जानकारी दें। अलकेश। धन्यवाद काशीकर जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को शायद आश्चर्य हुआ होगा कि ये हमारा चौथा एपिसोड है और हमने हिंदी में किया है। तो हिंदी का ये पहला एपिसोड है। हम चाहेंगे, क्योंकि इतने एपिसोड हुए तो जितने फेसबुक लाइव है, यूट्यूब पर है, जहाँ भी ये देखा लोगों ने, तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि अगर ये हिंदी में हो
आपका ये प्रोग्राम, तो पूरे भारत में आसानी से लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने आज पहली बार इसकी कोशिश की है, देखते हैं किस तरह से है। अगर ये सफल रहा तो शायद हम अगले सभी एपिसोड भी हिंदी में कर सकते हैं। तो ये एक बात। दूसरी बात, भारत मंथन की ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भारत मंथन हम 2019 से कर रहे हैं। पहले ईयरली प्रोग्राम है तो होता रहा है, अभी भी होगा वो 25 दिसंबर को। लेकिन पिछले 4 महीने से हमने ये भी शुरू किया है, एक 2 पुस्तक 3 पुस्तक जिस जैसे अनुकूलता जैसे उसके सब्जेक्ट की वो रिक्वायरमेंट, तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमने संस्कृति मंथन ट्रस्ट करके इसको ये पूरा एक अभियान को चलाने के लिए, भारत मंथन के अभियान को चलाने के लिए हमने संस्कृति मंथन ट्रस्ट भी फॉर्म किया है। और उसमें डॉक्टर काशीकर जी सहित 7 लोग ट्रस्टीज़ है। उसके अनाउंसमेंट हमने हमारे फेसबुक पेज पे, भारत मंथन के पेज पे रखी हुई है कि ये ट्रस्ट है और आप इसमें जो भी सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप जो भी। तो ये प्रवृत्ति चलती रहेगी। हमारा लक्ष्य है, आप सब जब जानते हैं कि राष्ट्रवाद के विषय में, हिंदुत्व के विषय में जितना भी लिखा जाएगा, जितनी भी पुस्तक आएगी, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। और डॉक्टर श्रुति जैसे लोगों को हम बुला के या फिर हम कुछ पढ़ के उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी पुस्तकों का, ये मुझे पता है कि ये इतने समय हो गया है, होलोकॉस्ट, बंगाल से होलोकॉस्ट, हिंदू होलोकॉस्ट पुस्तक, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। अब हम जब इसकी चर्चा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है और हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में लोगों को पता चलेगा। तो हमारा लक्ष्य ये है कि लोग, जो कुछ हो रहा है हिंदुत्व के साथ, ये पता चले लोगों को। और लेफ्ट लिबरल करके जो एक है, उनको भी पता चले कि भी ये ऐसा सब कुछ है, तो वो भी पढ़कर थोड़ा सा उनका भी नज़रिया बदले। हम जानते हैं कि बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा बात इस तरह से फैले और इस तरह से हम ये चला रहे हैं। तो आप सबको फिर से एक बार विनती है कि आप भारत मंथन का फेसबुक पेज देखिए, वहाँ पे संस्कृति मंथन ट्रस्ट के विषय में भी लिखा हुआ है, और हो सके उतना सहयोग कीजिए। धन्यवाद।